समय नहीं लूँगा। आज मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं अध्यक्षता कर रहा था, मुझको बैठा दिया। अध्यक्ष का क्या मतलब होता है? यहाँ डिप्टी स्पीकर है, एक स्पीकर होते हैं असेंबली में, लोकसभा में। तो स्पीकर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मेंबर। नाम है उनका स्पीकर जो अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ उल्टा है, यहाँ अध्यक्ष में हमारा काम है बैठे रहना और फिर वक्ता बोले। इसीलिए बोलने की बहुत बातें थी, बहुत संक्षेप में कुछ मिनटों में अपनी बात कह करके बैठूंगा। जो महानुभाव आए हैं अध्यक्ष के नाते उनका स्मरण करना आवश्यक है। आयोजनकर्ता और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र माननीय सांसद भाई रामनाथ ठाकुर जी, संचालनकर्ता प्रोफेसर अशोक पांडे जी, मुख्य अतिथि श्री केसी त्यागी जी हमारे पुराने मित्र, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल हेगड़े जी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, श्री अब्दुल वारी सिद्दीकी माननीय पूर्व मंत्री, श्री अशोक कुमार जी विधायक, श्री रामविलास कामत जी विधायक, ये सोनवर्षा के पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद जी, दिलीप चौधरी पूर्व विधान पार्षद, श्री विद्यासागर सिंह निषाद जी पूर्व विधायक, श्री दुर्गा प्रसाद सिंह पूर्व विधायक, श्री शंकर तिवारी निपाड़ी कांग्रेस नेता, डॉक्टर गोपाल सिंह पूर्व जस्टिस हैदराबाद, श्री सूर्य नारायण जी पूर्व एडीएम, श्री जितेंद्र पटेल जी एवं रामचंद्र केसरी जी पूर्व मंत्री, श्रीमती प्रज्ञा सिंह जी, रोमा भारती जी पूर्व विधान पार्षद, श्रीमती शिल्पी चौधरी जी समाजवादी नेता, श्री दुर्गेश राय जी जदयू जिलाध्यक्ष, कयूम अंसारी जी, अमरीश शांडिल जी, बालक पासवान जी उपमेयर समस्तीपुर, भूपेंद्र यादव जी, श्री अशोक सिंह पूर्व मंत्री, फैजुल रहमान फैज जी, बनारसी ठाकुर जी, उपेंद्र सहनी जी, मधुबनी प्रोफेसर शालिद अहमद जी, जगन्नाथ कुमार जी, बालकृष्ण जी, सिंहेश्वर दास जी, पी दामोदर रेड्डी जी हैदराबाद, प्रोफेसर जी सत्यनारायण हैदराबाद, CH बालकृष्ण राव हैदराबाद, प्रोफेसर गिरीश चंद्र पांडे जी, मोहम्मद इकबाल समी जी, प्रोफेसर दयानंद जी, प्रोफेसर रणधीर गौतम जी, अन्य मंच पर उपस्थित नेतागण, भाइयों और बहनों, अध्यक्षीय भाषण मुझको देना है। बहुत संक्षेप में, बहुत लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बहुत चर्चा की। अब शांडिल जी यहाँ बैठे हुए हैं। शांडिल जी तो घनघोर कम्युनिस्ट हैं, अब ये भाजपाई हैं। तो भाजपा और कम्युनिस्ट में एक मामले में बहुत मतैक्य है, समीपता है। समीपता ये है कि यह जो व्यवस्था है जिसमें हम आप हैं और जिसके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने सांस के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, जिसके विरुद्ध वो है वर्ग और एक है वर्ण। तो कम्युनिस्ट लोग जो इस देश में हैं वो भी वर्ण नहीं मानते हैं, और जो हमारे शांडिल जी हैं वो भी जात प्रथा नहीं मानते हैं, राजनीति में वर्ण नहीं मानते हैं, कहते वर्ग है, वो तो वर्ग भी नहीं मानते हैं। लेकिन जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि समाज
में समरसता नहीं, एकता लाना है, समता लाना है, संपन्नता लानी है, तो भारतीय जनसंघ RSS ने कहा कि समरस समाज बनाना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया कि जिस समाज में रस नहीं है वो समाज समरस कैसे हो जाता है। इसलिए उनका ध्येय था कि समाज एक रस होगा, और एक रस होने के लिए वर्ण व्यवस्था पर चोट करनी होगी। सारे वक्ताओं ने कहा है कि वो अपने चट्टान की तरह अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहते थे, सैद्धांतिक कमिटमेंट पर वो नहीं टिकते थे। तो ये जो शोषण की चक्की है समाज में, जिसमें लोग कहते हैं कि समरस लाओ, तो वो तो सिर्फ वर्ग और वर्ण पर आधारित, यदि वर्ग पर आधारित नहीं है, वर्ग और वर्ण पर है, क्लास भी है, कैस्ट भी है। तो इस देश में कोई समता नहीं आ सकती है जब तक कि कास्ट की व्यवस्था अपने स्वरूप में मौजूद रहेगा, जिसमें अनेक प्रकार के शोषण है। क्योंकि ये चक्की है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जात व्यवस्था चक्की है, ये सबको पीसती है। जो इसके पक्ष में है उसको भी पीसती है, जो इसके खिलाफ है उसको तो पीसती ही है, सदियों से पीसती है, और शोषण की वो शिकार है, सामाजिक विषमता के शिकार है। तो ये सबसे बड़ी अवधारणा है। जो विषय आज का रखा गया है वो तो अलंकृत भाषा में रखा गया है विषय, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का एक ही ध्येय है, वो समता संपन्नता, लेकिन गरीब का राज। और इसीलिए अंत में एक उदाहरण देकर के, दो उदाहरण देकर, मैं बहुत विवेचना सैद्धांतिक मैं नहीं करूंगा, कि बिहार में भी बड़े बड़े जमींदार हुए, जिसको सामंत भी कह सकते हैं। जमीन चोर आज भी है, बेनामी जमीन उसके पास है कुछ जिलों में, झारखंड में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पुराना चंपारण, झारखंड का पलामू जिला, गढ़वा जिला, चतरा जिला, ये लोग इस मामले में आगे रहा है। तो पहली बार 1959 में बिहार विधानसभा में बिहार की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार, लैंड रिफॉर्म बिल लाया, भूमि सुधार अधिनियम विधेयक लाया, और उसमें दो जबरदस्त पार्टियां थी जो मुखर थी। राजा गोपालाचार्य की पार्टी बिहार में थी स्वतंत्र पार्टी, और राजा कामाख्या नयन सिंह की पार्टी थी जनता पार्टी। ये दोनों ने इस बिल का विरोध किया कि ये रिफॉर्म बिल नहीं आना चाहिए, और कई अर्थशास्त्रियों को जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक रहे हैं, उनके प्रबल उसका विरोध किया। एडम स्मिथ से लेकर के जितने आधुनिक अर्थशास्त्री हुए, जननायक ठाकुर ने कहा, गांधी जी को कोट करते हुए, लुई फिशर का नाम आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के बहुत प्रोफेसर हैं हम। लुई फिशर अमेरिकन पत्रकार थे। उन्होंने लेनिन पर, स्टालिन पर, गांधी जी पर कई किताबें लिखी है, और लुई फिशर बहुत दिनों तक बापू के साथ, गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रह गए। गांधी पहले, एक साथी ने, एक प्रोफेसर ने कहा कि गांधी समय के अनुसार आजादी हासिल करने के लिए रणनीति बनाते थे। बात सही है। हमने चोरा चोरी की घटना के बाद खेड़ा सत्याग्रह को देखा,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तैयारी कर ली थी, गांधी ने रुकवा दिया और चौरा चौरी घटना की निंदा की। तो पहले जमींदारों के पक्ष में थे क्योंकि उनको शामिल करना था आजादी आंदोलन में। बाद में उन्होंने लुई फिशर को कहा कि लुई फिशर ने कहा कि बापू आपका आज स्वराज के बाद कैसी व्यवस्था होगी? तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा गणराज्य 8 लाख होगा आजादी के बाद। लुई फिशर का दिमाग चकराया कि इतनी रियासतें, 6 से ज्यादा रियासतें इस देश में, राजा रजवाड़े हैं, वो तो एक है ही नहीं देश में। होगा कि नहीं होगा, कौन कहां जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बापू कहते हैं कि 8 लाख गणराज्य इंडिया में होगा, ये कैसे संभलेगा? तब बापू ने कहा, लुई फिशर ने पूछा कैसे संभव है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत मिलाकर के उस समय में 8 लाख रेवेन्यू विलेज थे, 8 लाख राजस्व गांव थे। कहा कि ये विलेज रिपब्लिक होगा जिसका स्वशासन होगा, जिसका उत्पादन पर, वितरण पर नियंत्रण होगा, जिसके द्वारा विपणन होगा, लागत का और बाजार का दोनों का मूल्य निर्धारण करने की शक्ति होगी और चुनी हुई व्यवस्था होगी। ये हमारा विलेज रिपब्लिक होगा, जो 8 लाख गणराज्य का जो इंडियन रिपब्लिक होगा, भारत गणराज्य होगा, वो सबसे शक्तिशाली होगा। उसके बाद पूछा कि जमीन का क्या होगा? पहले गांधी जी ने जमींदारों के बारे में जो बात कही उससे उल्टी बात कही। कहा कि जमीन को जो जोतेगा, बोएगा, जमीन का मालिक वही होगा। अब इसको जवाब विधानसभा में इसी को स्मरण करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इन दोनों धारा को जवाब दिया मुखर। और सभी जो यूरोपियन अर्थशास्त्री थे, अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, वहां से लेकर के मार्क्स तक के समाजवादी, साम्यवादियों, समाजवादियों, अर्थशास्त्रियों का नाम लिखाया और कहा इससे बड़े महात्मा गांधी। इस देश को बनाना है तो महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार बनाना होगा। इसीलिए जमीन जो है ये सोशल प्रॉपर्टी है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए सीलिंग को घटाओ, बिल में जो है तब पास करो, गरीब जोतेगा उसको जमीन दो। कितनी गरीबी है, कितने गरीबी रेखा से नीचे है, कितने भूमिहीन है, उसका आकलन इस विधेयक में नहीं है। इस मामले वो वही थे। और कहा, उसके बाद जब उनका भाषण हो रहा था तो स्पीकर ने कहा कि ठाकुर जी आप कम्युनिस्ट क्यों नहीं हो जाते हैं? कहा कि उनका लक्ष्य हमारा लक्ष्य एक है। साम्यवाद में, समाजवाद में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हमारा आधार गांधी है, मार्क्स नहीं है, हिंसा नहीं है। हमारा आधार अहिंसा है, सत्याग्रह है। और इसीलिए गांधी ने कहा था, जब आचार्य नरेंद्र ने चिट्ठी लिखी 1934 में, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, यह प्रोफेसर है, कि कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी नासिक के जेल में कुछ लोगों के राय के आधार पर। अब पहला स्थापना सम्मेलन हुआ पटना में 1934 में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में, और उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसी के आधार पर आचार्य नरेंद्र देव ने चिट्ठी लिखी गांधी को कि ये मार्क्सवादी, भौतिकवादी, ये द्वंद्व के आधार पर जो समाज है, हम समाजवाद के लिए हम प्रस्ताव पारित किए। गांधी ने कहा कि मार्क्सवाद, समाजवाद क्या होता मैं नहीं जानता हूं,
मैं गरीबों की बात जानता हूं, उसके दर्द की बात जानता हूं, पीड़ा की बात जानता हूं। उसकी गरीबी और मिटाने के लिए, दरिद्रता मिटने के लिए जो भी संभव है वो करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की जो परिस्थिति और काल है उसको नजरअंदाज करके नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको परामर्श देता हूं कि मार्क्सवादी समाजवादी नहीं, व्यवहारिक समाजवाद। कर्पूरी ठाकुर इसी का उल्लेख किया असेंबली में कि हम व्यवहारिक समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं। इसलिए भूमि का सोशल प्रॉपर्टी है, इसको इसी रूप में गरीबों में जमीन को बांटा जाना चाहिए। उसमें कहीं टिकने वाले नहीं थे, इसीलिए वो निर्मोही बहुत थे एक मामले में। दूसरे मामले में वो विद्रोही बहुत थे। निर्मोही थे किस मामले में? अपने बेटा के मामले में, अपने परिवार के मामले में, अपने संतान के मामले में, अपने खानदान के मामले में वो निर्मोही थे। अब विद्रोही थे कि सामाजिक व्यवस्था बदले, वर्ण के आधार पर और वर्ग के आधार पर जो शोषण है दोनों पर एक साथ प्रहार हो, और तब जब गरीबी नई व्यवस्था बनेगी वही व्यवहारिक समाजवाद गांधी का आएगा, वो हो। तो उसके प्रति वो विद्रोही थे, बहुत विद्रोही थे, वर्ग थे, लेकिन थे बहुत मर्यादित। दो उदाहरण देकर के मैं बैठूंगा। 1985 में मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, संगठन मंत्री से उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 5 जनरल सेक्रेटरी थे, लोकदल था, हम भी थे, त्यागी जी भी थे उसमें, लक्ष्मी शाह उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे ठाकुर जी के। तारकेश्वरी सिन्हा के डेरा पर, क्योंकि उस समय तारकेश्वरी सिन्हा लोकदल में आ गई थी, उनके खिलाफ हमको लड़ना पड़ा था बाई इलेक्शन में समस्तीपुर में। अजीत कुमार मेहता जी जीते थे, हम लोग भी वर्कड़ी किए थे, गाँव गांव बूथ लूटा था कांग्रेसियों ने, तब भी जीत गए थे। आंख के सामने बम फोड़ा था, गोली चली थी, जान बची थी हम लोगों की, तब भी जीते थे जनता की कृपा से। तो 85 में तारकेश्वरी सिन्हा थे, उन्हीं के आवास में बैठक चल रही थी संसदीय बोर्ड की। पार्टी में जो भी आया था कागज पत्तर, मेरा काम था उसको संभाल के सूची बना करके रखना। और लक्ष्मी साहब को था कि जो उनके स्तर से जो ठाकुर जी बताते थे सबकी राय लिख करके उसकी वो फाइल रखना। बैठक चल रही थी, टिकट का बंटवारा पर बात चल रही थी। मैं मैं नाम नहीं लूंगा, माननीय नेता का इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी फलना विधानसभा क्षेत्र से रामनाथ ठाकुर जी को इस बार लड़ा दीजिए। अब इतना सुनना था कर्पूरी जी को कि कर्पूरी जी अपना कागज समेटे और हमको कहा कि मंगनीलाल जी कागज लीजिए चलिए। लक्ष्मी जी कहा, हम लोग पीछे ठाकुर जी को पकड़ा क्यों? तो कहा कि टिकट आप लोग बांट लीजिए, जिसको देना हो दीजिए, मैं इसमें नहीं रहूंगा। और बाहर जाकर के फिर सब लोग गए, तारकेश्वरी जी गई और लोग गए, सब लोग उनको लौटा करके लाया कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी रामनाथ जी पर। तो इस मामले में निर्मोही थे। निर्मोही इसलिए थे कि वर्ण व्यवस्था में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि लोग खानदान से आते हैं, बाप से आते हैं, जात से आते हैं, यही बड़प्पन का आधार है। इसलिए हर भाषण में जननायक कर्पूरी कहते थे कि ऐसा समाज बनेगा, वर्ण व्यवस्था पर निर्मोही होकर निर्ममता से प्रहार करना हुआ नीतिगत तरीके से, कि कोई व्यक्ति न बाप से बड़ा होगा, न जात से बड़ा होगा, न खानदान से बड़ा होगा, न गोत्र से बड़ा होगा तो अपनी मेधा से, योग्यता से, क्षमता से और विद्वता से होगा। ऐसा समाज बनाना है और इसी समाज के लिए लड़ते, लेकिन इसमें नीतिगत पहल चाहिए। नीतिगत क्या?
कर्पूरी ठाकुर सबको पानी की तरफ पीते थे, अपमान को भी अपमाने को पीते थे। मैंने कई प्रसंगों पर उनको अपमान होते देखा, अपमानित होते हुए देखा है। मन में सोच कर रह जाते थे कि हमको पहले कोप भजन पड़ेगा, हस्तक्षेप करेंगे तो। 82-83 की बात है, अगर मैं नहीं भूलता। रामनाथ जी है, उनको थे उसी, लेकिन ऊपर में थे। समस्तीपुर का एक नौजवान जाता है, 35-40 का उम्र है। कर्पूरी जी जब पटना में होते थे तो सुबह सुबह टहलने जाते थे, उनके साथ और लोग जाते थे। हम पहुंच जाते थे अपन पैदल एमएलए क्लब से। हम उसमें पार्टी के पदाधिकारी थे, तो हमको क्लब दिलाया था उन्होंने एक एमएलए के नाम पर। वहाँ पैदल हमारे साथ जो लोग जाते थे पैदले चलते थे। 5 बजे तक पहुंच जाना है उनके यहाँ। 5 बजे टहलने जाते थे और टहल के आते थे, तब लोगों की बात सुनते थे। जो लोग बिहार तक पहुंच जाते थे, उस दिन भी वो बाहर कार्यक्रम नहीं था, पटने में था उनका। कर्पूरी जी टहल के आए और पीछे घर के पीछे जो बड़ा बरामदा था, चौड़ा था, उस पर बैठ गए। 40-30-40 कुर्सी रही होगी, लोग उस पर बैठे थे, कुछ खड़े थे। एक नौजवान आया, प्रणाम किया, कहा क्या वो क्या हाल है। इतना ठाकुर जी का पूछना था कि अभद्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करने लगा, भाषा का इस्तेमाल करने लगा। वो 5 कदम पीछे जाता था, फिर 10 कदम आगे आता था। हमने 3-4 साथी हमारे साथ थे, हमने उसको पकड़ना चाहा। ठाकुर जी हमारे लिए बोले बैठो बैठो, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। गुस्से में आकर के कभी कभी वो तुम हमको कह देते थे। मैं बैठ गया, फिर वो बोलता रहा, ठाकुर जी सुनते रहे। ठाकुर जी ने कहा कि वो क्या बात है आखिर, लेकिन वो सुनने वाला नहीं था। वो तय करके आया था कि जब न्याय कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करना है। वहां जो लोग बैठे थे उन लोगों ने एक बार कहा कि पकड़ो इसको, तो ठाकुर जी ने सबसे हाथ जोड़ा कि आप लोग हमको बेइज्जत मत कीजिए। वो लोग चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी अपना कागज पत्तर समेटे, तब तक ऊपर से जितने रामनाथ जी नीचे चले आए। रेणु का नाम लिया, सिद्दीकी जी ने, अभी वो बहन थी हम लोगों की, वो रामनाथ जी की पत्नी ऊपर थी, चाची ऊपर थी। सब लोग ऊपर से झांकने लगे, इतना शोरगुल होने लगा। मैं एक मकान के पीछे चला गया, ठाकुर जी गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं रोने लगा, और रोना मेरा आंसू रुकता नहीं था। फिर ऊपर ले गया, सब लोग पकड़ के, चाची ने कहा, कुछ लोग कहा कि चाची आ जाएंगी, चलिए ऊपर। रामनाथ जी की पत्नी ने, रेणु ने। मैं ऊपर गया, फिर चूड़ा दही हमको खिलाया गया, शांत हुआ। मैं चले गया ऑफिस। 2:30-3 बजे या 4 बजे ललन जी पहुंचते हैं वहां, खोजते खोजते। कहा कि कितना लिखिएगा। हमने कहा कि ठाकुर जी का के नाम से जितना दरखास्तें डाक से आई है उसी को सूचीबद्ध कर रहा हूं, और जो वैसे आई है उसका जवाब मैं लिख रहा हूं। छोड़िए, ठाकुर जी ने बुलाया, वो स्कूटर से आए थे। जब ठाकुर जी का नाम लिया तो स्कूटर पर बैठ के पीछे हम चले गए। ठाकुर जी ने कहा कि उस नौजवान को आपने क्यों रोका था। हमने कहा कि वो आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, इसलिए रोका था। अति पिछले जात में पैदा लिए हैं जी, गरीब घर में पैदा लिए हैं जी, बाप माँ खेत में काम करते हैं बोले जी, राजनीति में आए हैं समाज को बदलने के लिए। हाँ, तो सदियों से जिस समाज को बाप दादा खानदान में अपमान इस व्यवस्था से होता रहा है, आप इसके खिलाफ लड़ करके कोई नया समाज बनाना चाहते हैं तो पानी की तरह अपमान को पीना होगा। नहीं पीजिएगा तो जो आपसे उलझना चाहता उसका भला कीजिएगा, अपना अहित कीजिएगा, नीति का, सिद्धांत का, दर्शन का अहित कीजिएगा। मैंने जो हमको समझाया, मैंने कई बार देखा, कई जगह वो अपमानित होते हुए पानी की तरफ पी गए। बाद में उसका परिमार्जन हुआ कहीं कहीं, लेकिन पी गए। तो कर्पूरी ठाकुर में वो विद्रोह था व्यवस्था से नीतिगत की तरह, और इसीलिए बहुत ज्यादा आरक्षण की बात हुई है।
ये जो आरक्षण है क्यों होता है? एक शब्द मैं कहता हूं, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि ये लोग जो कम्युनिस्ट है या जो गैर कम्युनिस्ट है, इस के खिलाफ है, जाति व्यवस्था को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वो टूटेगा आरक्षण से, मतलब विशेष अवसर से। और ये वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। और डॉक्टर लोहिया ने 2 लाइन में परिभाषित किया कि जो गरीब है, सवर्ण ऊंची जात, अगर गरीब है तो मन से अमीर है, और जो अमीर है, शूद्र या छोटी जात, पिछड़ी जात, दलित, धन से अमीर अगर वो है तो मन से गरीब है। इसी दोनों चीज का जो द्वंद्व चल रहा है वो मार्क्सवादियों ने नहीं समझा है। सिर्फ वर्ग के भीतर जो द्वंद्व है उसको उसने समझा है, जो गतिशील है ये अस्थाई है। ऐसी अस्थाई का जो जड़वाद है, इनर्सिया है, इसको मिटाना है। और इसी के लिए अनवरत जननायक कर्पूरी ठाकुर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, कभी समझौता नहीं किया। और सिद्दीकी जी ने बहुत सारी बातें कही है। कुछ किताब उनके ऐसे मिली जिस किताब में पैसा पेज में रखा जाता था, कोई अभावग्रस्त आदमी जाता था तो रामनाथ जी पीछे पीछे घूमते भी चले, जो राशन नहीं है लेकिन वो पैसा किताब से मिलेगा तो उस गरीब को हम देते हुए देखे हैं, ये बीमार इलाज कराने के लिए जाओ। और अखबार निकालने के लिए दरभंगा में चंदा हुआ था, हजारीबाग में चंदा हुआ था, मेहता साथ में हरिवल्लभ हरिद्वार बढ़ गए, उस अभियान में उनको लगाया था। वो पैसा चंदा वसूली होकर के वो लहरियासराय के बैंक में रह गया, हजारीबाग में बैंक में रह गया। वो 60,000 रुपया नहीं अभी तक जमा है, बल्कि जो अखबार के नाम पर पैसा जमा है, चंदा करके डॉक्टरों से लिया, दूसरे लोगों से लिया, तो वो दोनों जगह पैसा जमा है, जितनी जानकारी हमें। इसलिए वो निर्मोही पैसा के मामले में भी थी। 2500 रुपया एक आदमी चंदा दिया था पूर्णिया में, लौट कर आए तो कहा कि चिट्ठी लिखी, लक्ष्मी साहब नहीं थे तो उनको धन्यवाद दिया, आपने 2500 रुपया हमको पार्टी के लिए दिया, मैं पार्टी फंड में जमा कर दिया हूं। 3 दिन के बाद फिर हमको कहते हैं, उनके साथ पूर्णिया गए थे, कहा कि डिक्टेशन लीजिए तो भोरे भोर। हमने क्या तो लिखना शुरू किया और तो लिख लिए। फिर कहता कि आभार, उनको धन्यवाद चिट्ठी दीजिए। हमको तो लिख चुके हैं आप। हाँ हाँ लिख चुके हैं, छोड़ दीजिए, मिलेंगे तो धन्यवाद दे देंगे। तो ये लोगों के प्रति सचेत भी रहते थे। कौन क्या इस समय ये जो जग है, ये जो संग्राम है गरीबी के खिलाफ, कंगाली के खिलाफ, इसीलिए उनको झोपड़ी के लाल लोग कहते थे। गरीब खड़े हो जाते थे उनके रास्ते में, झोपड़ी के लोग खड़े हो जाते थे उनके रास्ते में। और इसीलिए अंत में एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि नेपाल हम गए थे, देवेंद्र जी है यहाँ की, चले गए हैं थे, नेपाल से साथे आए थे हम लोग। तो हम पहले जनकपुर गए भाग करके, ठाकुर जी से पहले जनकपुर पहुंच गए थे। एक दिन वो जनकपुर आ गए, क्योंकि ये हम लोगों को कहीं से आभास हो गया कि इंदिरा गांधी ने किंग से बात कर ली कि कर्पूरी ठाकुर जी को ठिकाने लगाओ। अब ठिकाना का मतलब जो हो, अब कर्पूरी जी को यहां से निकलना था, तो कर्पूरी जी आए तो जिस वेश में आए सचमुच हम नहीं पहचान सके, हम भी दूसरे वेश में थे। तो ठाकुर जी एकदम गेरुआ वस्त्रधारी, दाढ़ी बढ़ी हुई, चंदन लपेटे हुए, पांव में चप्पल नहीं, हमको भी रहता तो हम बड़े उनका चेला, कमंडल लिया हाथ में और उनका जितना कपड़ा था सब लिए। हमको कहा कि बोलना नहीं है, हमको ठाकुर जी का करके संबोधित करना है, नहीं तो आप लौट जाइए। किसी को अपना परिचय नहीं देना है, किसी के बगल में बैठना है तो कहिए कि हम जाते हैं मठ पे, हम साधु बाबा है। मेरे बारे में पूछे तो कोई नाम कर लीजिए, वो बहुत बड़े तपस्वी है,
चप्पल उप्पल थे, कुछ लुंगी उजला धोती कपड़ा का लुंगी पहने हुए थे, ऊपर में गरुआ पहने। बस वो जो राजमार्ग था जनकपुर से निकलने लगी थी चंपारण में, हमको भी ले जाते थे साथ। उनके अपने देहांत 87 में, जो 88 में देहांत हुआ, उससे पहले 2 साल हमको प्रभारी बनाया और कहा कि चंपारण में बेतिया में रहना है, सब जगह जाना है और पर्चाधारियों की सूची बनानी है। लास्ट समय में जब ठाकुर जी को मैंने जानकारी दी थी कितनी सूची बनी, हमने कहा कि 2.5 लाख तक सूची बन चुकी है। जिनको जमीन पर कब्जा नहीं हुआ उसकी सूची, जिनको पर्चा मिला कब्जा हुआ वो बेदखल हो गया वो सूची, और जिनको पर्चा मिला लेकिन जिसके बारे में आज तक कभी जमाबंदी या दाखिल खारिज नहीं हुआ और कब्जा नहीं हुआ, 3 तरह की जमीन है, आज भी है। कहा कि हमारे जीवन की अंतिम लड़ाई होगी, लेकिन वो लड़ नहीं सके, पूर्ण नहीं कर सके और वे चले गए। हम तमाम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि इस लड़ाई को जितना ही शेष है उसको हम लोग पूरा करें, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब ये पीठ ठोक रहे हैं जो संचालक जी हमारे हैं, हम तो अध्यक्ष हैं और संचालक ही हमको कहते बैठ जाओ, तो इनकी बात हम मानेंगे। संचालन करता मंच के डिक्टेटर अध्यक्ष होते, संचालन करता। लेकिन आपका ख्याल है, मैंने आपसे वचन लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक और वैचारिक बात नहीं करूँगा। यही उदाहरण दे करके मैं उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और यह भी हम आप सब फैसला की जब तक जिएंगे कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को लेकर के चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।